Okay, so today I'm talking about the series that is really trending on Netflix nowadays. It is named Mandala Murders. आपने भी देखी होगी, टाइम हो गया इसको आए हुए सीरीज को। 25 जुलाई को ये जो नेटफ्लिक्स पर आई है। और इसके बारे में मैं आज बात करूंगी। पर्सनली अगर मैं इन सेंटेंस कुछ कहना चाहूँ उसके बारे में, आई रियली एंजॉयड द सीरीज। बट एंजॉय में और लाइकिंग में फर्क होता है, बिकॉज एंजॉय करने के बावजूद आपके डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं सीरीज के साथ। लेकिन अगर एंजॉयमेंट की बात की जाए, सो आई थॉरली एंजॉयड द एंटायर सीरीज एंड इट हुक्ड मी टिल द वेरी लास्ट एपिसोड. So, if you are rooting for some story that is related to science fiction as well as the old ritual kind of thing, like Frankenstein movie है जिसमें previous दौर की चीजों को modernism के साथ लिंक किया जाता है, so it is for you and you won't be disappointed. Some people find it a waste of time, but honestly speaking, मेरे लिए ये बहुत अच्छी सीरीज रही. I really enjoyed it. सो मैं जो इसके बैड और गुड दोनों पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगी, एक्टिंग, परफॉर्मेंसेस, सिनेमाटोग्राफी. सो मेरे साथ रहिए. हॉट प्लैनेट को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इफ यू हैवंट सब्सक्राइब येट, एंड मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करिएगा. तो जी, मंडला मर्डर्स, जिसमें ऑब्वियसली जिसका नाम है मंडला या मंडल, जिसका जिक्र बहुत बार हुआ है इस सीरीज में, उसके बारे में सबसे पहले मैं बताती चलूं कि ये एक यूनिक साइन है, एक ऑक्टागन शेप का, जिसको बार बार दिखाया गया है, जो टाइटल में भी है. जो रिप्रेजेंट जिसको कर रहा है, उन पीसेस को रिप्रेजेंट करता है जिनका कोई ना कोई मतलब है, जिनको डिकोड करना है कि इन पीसेस का मतलब क्या है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैट पीसेस वो किसी न किसी बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या बॉडी फंक्शन को, जिसको मिला के जो है वो एक मिथिकल एंटिटी बनती है जिसका नाम है यस्ट, जिसके ऊपर जो है वो सारी ये स्टोरी है यस्ट को बनाने के ऊपर, और उसकी वजह से जो भी कियोस फैल रहा है इस मॉडर्न वर्ल्ड में. सो ये जो है वो इसकी टोटल स्टोरी है. और ये हैपन कहाँ पे हो रही है? फिक्शनल टाउन है चरणदासपुर का, इन उत्तर प्रदेश. और ये 1952 से स्टार्ट होती है, जब ग्रुप ऑफ विचेस और सो कॉल्ड विमेन, जो कि हम देख रहे हैं कि कोई रिचुअल परफॉर्म कर रही हैं, बहुत ही सैडिस्टिक रिचुअल लग रहा है, और उसको परफॉर्म करते हुए एक मॉब अटैक जो है वो उनको ये करने से रोक देता है, और वो डिसअपेयर हो जाती हैं, क्योंकि वो चीज़ जो है वो उस वक्त कंप्लीट नहीं हो सकती. सो वो डिसअपेयर होके कहाँ जाएंगी और कब वापस आएंगी, किस तरीके से निकलेंगी, हाउ दे आर लिंक टू द मॉडर्न वर्ल्ड, ये सब जो है वो हम पता करेंगे आज इस वीडियो में, बात करेंगे इसके बारे में. तो ये जो है वो मंडला मर्डर्स है, उस साइन को, सिंबल को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको जो है वो मंडल या मंडला कहते हैं, और उससे रिलेटेड मर्डर्स हो रहे हैं. अच्छा, इसकी जो मेन स्टार हैं वो है वानी कपूर, जो कि परफॉर्म कर रही हैं एज अ सीआईबी ऑफिसर रिया थॉमस. विभव राज गुप्ता है इसमें, जो कि सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर के तौर पे काम कर रहे हैं, जो करंटली अपनी माँ को ढूंढना चाहता है, जो 20 साल पहले गुम हो गई थी. और किस वजह से हुई थी? क्योंकि उसका जो भाई है वो बीमार हो गया था और वो मरने वाला था, तो वो उसकी जान बचाने के लिए किसी फॉरेस्ट में गई थी. किसी वरुणा फॉरेस्ट का इसमें जिक्र है, जहाँ पे ये सारी चीजें और ये ऑकल्ट चीजें होती हैं. ही इज विक्रम सिंह. और तीसरा कैरेक्टर जो मेन है, सरवीन चावला, जो कि एक पॉलिटिशियन के तौर पे काम कर रही है. शी इज द अल्टीमेट विलन ऑफ दिस सीरीज. ये सीरीज जो है तो 25 जुलाई को आई है. इट इज एन इंडियन हिंदी क्राइम थ्रिलर सीरीज, और इसको जो है वो क्रिएट और को डायरेक्ट किया है गोपी पुत्राम ने विद मनान रावत, और इसको प्रोड्यूस किया है वायरएफ एंटरटेनमेंट ने, जिन्होंने द रेलवे मैन को भी प्रोड्यूस किया था. ये बेस करती है एक नॉवेल के ऊपर जिसका नाम है बुचर ऑफ बेनारस. सो इसके बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो ये मिस्ट्री, सुपरनैचुरल, फैंटेसी एंड साइकोलॉजिकल थ्रिलर सबका कॉम्बिनेशन है इन तमाम जॉनरास का. इट इज रिच इन सो मेनी थीम्स. और इसमें हो क्या रहा है? रिचुअलिस्टिक मर्डर, जो किसी रिचुअल से रिलेटेड है, जो सेक्रीफाइस मांगता है, जो मतलब ऑकल्ट बिलीव्स हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो चूंकि उन लोगों के बिलीव्स हैं जो चलते हुए आ रहे हैं, डेमोनिक चीजें हैं, उसको लिंक किया गया है मॉडर्न साइंस फिक्शन के साथ, और उनकी मदद से वो काम करेंगे. यानी सब कुछ इसमें कुछ मैजिकली ड्रिवन नहीं हो रहा. सो दे आर डूइंग इट साइंटिफिकली. और ये किससे लिंक है? एक कल्ट है, एक सीक्रेट कल्ट है, और उन लोगों को कहा जाता है अयास्टीज, जो कि ये काम करते हैं, जो उनकी कम्युनिटी है. तो इसकी 8 एपिसोड्स है सीरीज की. टोटल थीम्स जो है वो इसकी यही है कि इसमें
फेथ यानी जो बिलीफ है आपका ओल्ड रिचुअलिस्टिक बिलीफ, उसका साइंस के साथ मुकाबला है। मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन है वर्सेस ओल्ड डिमोनिक रिचुअल्स, जो वो एक दूसरे से टकराएंगे। लव और सेक्रीफाइसेस की स्टोरी है। जो मेरे नज़दीक जो बातें इंपॉर्टेंट हैं वो इसकी सिनेमेटोग्राफी, जो विजुअल्स हैं, जो इफेक्ट्स हैं, दे आर एब्सोल्युटली फिनोमिनल, बहुत ही खूबसूरत। पहली चीज़ जो आपकी अटेंशन ग्रैब करेगी वो उसका डायरेक्टेड अंदाज और इसके विजुअल इफेक्ट्स हैं। जिस तरीके से वो डिवाइस की आवाज़ है जिस जब वो रोशन होती है, और जिस तरह जब हम शिफ्ट करते हैं मॉडर्न और पुराने दौर को, जो इन्होंने अल्टरनेट करके दिखाया है, और जिस तरह शिफ्टिंग होती है और कैसे वो माहौल जो पुराने ज़माने का एकदम से पुराना हो जाता है, और नए ज़माने में भी एक्शन सीन्स जो है वो ब्यूटीफुली डायरेक्टेड हैं। और जो फ्रेम्स हैं जो कि सीन की रिक्वायरमेंट है, अगर एक ऐसा मोहल्ला दिखाया है जो कि थोड़ा सा लो क्लास है तो वो उसके हिसाब से है, कोई राजकुमारी का महल है तो वो उसके हिसाब से है, कोई जो वो मिस्टीरियस डार्क प्लेस है जहाँ पे ये डिमोनिक काम होता है तो वो उसका अलग है। वरुणा फॉरेस्ट की जो लोकेशन है और जो नक्शा खींचा गया है, और जिस तरीके से हमने यादव ब्रदर्स की डेथ्स देखी जो कि उनके अराउंड जो है वो एक फायर सर्कल बन जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो वो बहुत ब्यूटीफुली डायरेक्टेड थी। अच्छा, एक्टिंग जो है वो जस्ट हम कह सकते हैं कि इट वाज ओके, इट वाज गुड। वानी कपूर जो है वो गुड है अपने एक्सप्रेशंस में थ्रू आउट, क्योंकि कोई जो है वो उन्होंने लव या सॉफ्ट एंगल या कोई लव एक्सप्रेशन शो नहीं करे, जो कि उनके प्रोफेशनलिज्म की मिसाल है, जो उनको देना था, जो उस कैरेक्टर के लिए रिक्वायर्ड था, दैट शी इज जस्ट फोकस्ड। लेकिन वानी कपूर ने इमोशनल सीन में जो है वो अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दी हैं। जिस तरह वो सोच रही होती है उस बच्ची के बारे में जिसकी वजह से वो ट्रॉमेटाइज्ड है, जिस बच्ची को वो बचा नहीं सकी, उसके बारे में सोचते हुए जब उसकी वो जो शक्ल हो जाती है, आई मीन वेरी बैड एक्सप्रेशंस, वेरी बैड क्राइंग, मुझे जो है वो बिल्कुल उनका वो इमोशनल साइड और पार्ट बिल्कुल भी समझ नहीं आया। हाँ, इट वॉज डीप क्राइंग, इट विल लीड यू टू द ट्रामा शी इज हैविंग, लेकिन इट वॉज नॉट इम्प्रेसिव इन एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। बट ओवरऑल मुझे वानी कपूर की जो अपीयरेंस है, एंड सरप्राइजिंगली आई लाइक हर इन दिस रोल। जिस तरह उनकी ड्रेस कोड किया गया है थ्रू आउट, कोई जो है वो वल्गैरिटी उससे लिंक नहीं की गई है, अननेसेसरी था और किया भी नहीं गया, प्रोफेशनल ही रखा गया है। और डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज है, सो हर कैरेक्टर डजंट रिक्वायर दैट थिंग, लेकिन करते ही हैं सीरीज में। एक सीआईबी ऑफिसर को वहाँ उस एंगल से खींचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, किसी भी किस्म के ऑफिसर हो, तो वो नहीं खींचा गया, एंड उनको बहुत प्रोफेशनल रखा गया डिस्पाइट बीइंग अ गर्ल और अ फीमेल, सो दैट वाज अ गुड पार्ट ऑफ अ कैरेक्टर। अच्छा, ये वानी कपूर का जो है वो ओटीटी डेब्यू भी है टू रिमेम्बर, सो लेकिन जो एक्शन सीन्स थे आई मस्ट से डिड सूट हर, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब वो सीन था जो जो पॉलिटिशियन का कैरेक्टर सुरवीन चावला प्ले कर रही हैं एज अनन्या भारद्वाज, तो वो दोनों अनन्या भारद्वाज और रिया थॉमस वो लड़ाई कर रही होती है, यादव ब्रदर्स जो आ जाते हैं उनसे लड़ने के लिए, उनके लोग, तो वो उनसे जो लड़ रही होती हैं, तो जिस तरीके से उन दोनों फीमेल्स ने कंपटीशन किया, दैट शोड दैट कि जिस पोजीशन पे वो आज हैं, एक सीआईबी ऑफिसर है, एक पॉलिटिशियन है और लोगों को लीड करती है, मुझे वो बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने साबित किया दे डिजर्व देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस। क्योंकि दिखाते हैं आमतौर पे ये है कि एक प्रिंसेस दिखा देंगे या कोई ऑफिसर दिखा देंगे, लेकिन जब लड़ने की बारी आएगी तो उसको बचाने के लिए कोई मेल ऑफिसर या कोई मेल बंदा ही आएगा या कोई प्रिंस ही होगा। तो इस सीरीज की जो फीमेल डोमिनेंस पॉइंट है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, फीमेल्स को अपने ओन पे दिखाया कि वो खुद ही लड़ सकती हैं, एंड दिखाया कि जो रिया थॉमस है वो जस्ट अपने एक ट्रॉमा की वजह से रह गई, अदरवाइज उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया उस फाइटिंग सीन में। बाकी कलर्स, हॉरर एनवायरनमेंट जो बनाया गया सब कुछ अच्छा था। विलेन साइड पे भी जो फीमेल्स की परफॉर्मेंसेस दिखाई जा रही है, जो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने उस वक्त का रोल प्ले किया है 1952 में, दैट आल्सो प्लेड हर कैरेक्टर वेरी वेल, वेरी फोकस्ड, एंड जो एक उसके अंदर से विलेनस एनर्जी उभरती है, बहुत अच्छा उन्होंने पोर्ट्रे किया है। वानी कपूर का जो कोल्ड वे ऑफ टॉकिंग दिखाया है, सीरियसनेस है, एक्स्ट्रा फ्रेंडली नहीं हो रही है ना अपने साथ के जो कांस्टेबल्स हैं उनके साथ, ना अपने बंदों के साथ, तो ये मुझे जो है वो बहुत अच्छा लगा। एज एन ऑफिसर जो है वो ये बहुत अच्छी इंडिकेशंस हैं, ये प्रोफेशनलिज्म शो करना। अच्छा, अब मैं विभाव राज के कैरेक्टर की बात करूँ, सो वेरी इम्प्रेसिव, स्पेशली जो वानी कपूर के कैरेक्टर में चीज़ लैक कर रही थी वो उनके कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा अपलिफ्टेड थी, जो कि उनकी एक्सप्रेशन ऑफ एंगर एंड इमोशंस एंड लेटिंग आउट हिज इमोशंस,
तो वो बहुत इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस दी उन्होंने। दिखाया है कि वो एक स्ट्रॉन्ग, एक हार्डकोर बंदा है जो कि इतना इजीली ब्रेकेबल नहीं है। एज अ फिजिकली भी जब उनको बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया, क्योंकि वो पुलिस से ताल्लुक रखता है, सो ही नोज हाउ टू डील विद क्रिमिनल सच काइंड ऑफ मर्डर्स। लेकिन उसकी जो वल्नरेबल साइड है जब वो दिखाई है, सो दैट वाज आल्सो रियली इम्प्रेसिव। जिस तरह वो उसका फ्रेंड जो इंस्पेक्टर प्रमोद मर जाता है, और जिस तरह वो उसके पास बैठ के जो चीख के रोता है, दैट मेल्टेड पे। तो मुझे बड़ा उसको देख के वो हुआ, एहसास हुआ और रोना आया, तकलीफ हुई। उसने अपना जो तकलीफ है ना वो शो करी उनके कैरेक्टर ने। सो ही रियली परफॉर्म वेल इन दैट सीन। एज वेल एज जब वो कविता की डेथ को रियलाइज करता है कि कविता उससे दूर जा चुकी है, वो मर चुकी है, तो वो भी जो है ना बड़ा कोई खूबसूरत सीन था जब वो रियलाइज करता है उसका लॉकेट हाथ में पकड़ के। बड़ा अच्छा जब उन्होंने परफॉर्म किया। ऑल्सो जब वो प्रोफेशनल रहा वो रिया के साथ, कोई एक्स्ट्रा चिचोर पने के सीन और जो एक्स्ट्रा फ्री होना, ये सब होना बिल्कुल भी नहीं था। मेल और फीमेल साथ मिलके काम करें तो उन्होंने उस डिस्टेंस को मेंटेन रखा और कोई एक्स्ट्रा टेंशन क्रिएट नहीं की जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। सो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, कोई इमोशंस में नहीं बह रहा। अनन्या के साथ भी उसको इमोशनल फ्लो एक आया था, लेकिन वो जब वीक पड़ा था, देन ही आल्सो रियलाइज दैट ही कांट डू दिस टू कविता। दैट वाज अ गुड साइड ऑफ हिज कैरेक्टर। बल्कि उसको स्ट्रॉन्ग दिखाया है, और ऐसा कोई आम इंसान, आम मर्द नहीं दिखाया कि जो इतनी इजीली जो है वो इमोशंस में बह जाता है। एंड ही इज आल्सो वेरी फोकस्ड। Parveen Chawla also nailed her character, very good performance। और अपनी मिस्टीरियस साइड को शो करना, किस तरीके से वो अपने ट्रीट करती है अपने हस्बैंड को जो उस पर चीट कर रहा है। उसको पता है कि वो किस तरह उसको धोखा दे रहा है, और वो कोई पैरालाइज वेरालाइज नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। और पार्टी की जो इलेक्शन है वो भी जीतना चाहता है, खुद जो वो लीडर बनना चाहता है। ये बात उसको सब पता थी। लेकिन मुझे बस एक बात से कंफ्यूजन है कि जब वो सीन होता है, जब वो विक्रम के साथ घर के सामने वाली खिड़की से देख रही होती है अपने हस्बैंड को चीट करते हुए, सो हिज हस्बैंड डिड नॉट केयर टू क्लोज द विंडो एटलीस्ट। मतलब यार वो पॉलिटिकल फिगर है, ही कैन बी इजिली कॉट। अभी उसकी बीवी देख रही है जिसने उसको इजिली कैमरा में कैप्चर कर लिया। तो ये चीज तो कोई भी रिपोर्टर, कोई भी बंदा जो सामने रहने वाला हो कर सकता है, डिफेमेशन के लिए यूज हो सकती है। तो वो कैसे बगैर ये खिड़कियां और ये सब खोल के जब वो सब कुछ कर रहा है और वो उसको इजिली देख रही, दैट वाज सो इजी एंड दैट वाज सो कन्वीनियंट। तो ये तो मुझे बहुत बड़ा कोई फ्लॉ लगा। अदरवाइज फ्लॉज की बात तो मैं अभी आगे करने वाली हूँ बहुत सारे। अच्छा, सुरवीन जो है वो इसके अलावा बहुत ज्यादा बॉस लेडी लग रही है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। उसको उसको पनिश करते हुए जो उनके एक्सप्रेशंस हैं, जो उसका बैडस एटीट्यूड है, दैट वाज सो ऑन पॉइंट। और साड़ी में जो उनकी फाइट थी, दैट वाज आल्सो वेरी इम्प्रेसिव। जिस तरह उन्होंने जो है वो अपनी पॉलिटिकल ड्रेस कोड को मैनेज करते हुए जो है वो लड़ाई स्किल्स अपने शो किए ना, तो वो बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के। और विक्रम को ल्योर करना कि कितनी इजीली दिखाया है दैट साइड ऑफ द वुमन जो कि अंदर से जेलस फील करती है, और अंदर से जो है वो अलग किस्म की थॉट्स रखती है। एंड शी इज ल्योरिंग हिम। मिक्स्ड इमोशंस उसके कंफ्यूजिंग थे कि कभी वो अपने बच्चे के लिए रो रही है, कभी रिया के साथ फ्रैंक हो रही है, बट इन दी एंड शी टर्न्स आउट टू बी अ विलन। बट ओवरऑल अ गुड पर्सनैलिटी एज अ पॉलिटिशियन। और ऑल्सो जो है वो डेविल का रोल प्ले करने में भी शी वॉज ऑल्सो रियली गुड। जो भी अयस्ती क्वीन वो बनी है, राजकुमारी वो बनी है, सो उसमें भी वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। एंड दैट कैरेक्टर सूट्स हर एक्चुअली। नाउ कमिंग टू द बैड पॉइंट्स फर्स्ट। जो चीज़ें मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई और कंफ्यूजिंग है, और अगर आपको समझ आई तो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जो सीन था, जो स्टार्टिंग का सीन था जब मॉब अटैक हो जाता है उन अयास्तियों पर, और उनकी जो रिचुअल है वो पूरा होने से रह जाता है। तो वो पहला सीन जो वो क्या था, किस तरह जो विचेस ने उन मॉब को सरवाइव किया, क्योंकि दिखाते हैं कि वो जो एक औरत होती है वो आके वो पानी, वो जो जो भी उंडेलती है जमीन पे, जो भी मशरूब होता है वो क्या होता है, जिसके बाद एकदम आग लग जाती है। सो वो कहाँ डिसअपियर हो जाती है विचेस, और वो कैसे कहती हैं कि ये काम कंटिन्यू करना पड़ेगा। वो कहाँ चली गई, वो मर गई, क्योंकि वो मरी तो नहीं। हमने जो है वो ओल्ड जो राजकुमारी इस वक्त शुरू में दिखाई है, जिसका नाम है रुक्मणी, तो उसको हमने बूढ़ी होते हुए भी देखा है सीन में। तो वो कहाँ चली गई थी इतने अरसे तक, कहाँ रही, इसकी तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई। ऑल्सो वो जो एक जैम स्टोन टाइप की चीज है जो कि वो यश जिसको कह रहे हैं उसको जिंदा करना चाह रहे हैं, उसके जो हार्ट में, उसके चेस्ट में जो इम्पेल कर रहे हैं वो यश की वो जो स्टोन की जगह है, वो ब्लू कलर का शाइनिंग स्टोन, वो आखिर क्या चीज है, उसकी तो कोई एक्सप्लेनेशन एंड तक हमें नहीं मिली कि वो किस लिए लगाया जा रहा है और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। वो कोई मैजिकल चीज है या वो भी कोई साइंटिफिकली पार्टिकल्स या रेडिएशन से बनी हुई चीज है, और किसने बनाई है, क्या पर्पज है,
जब पूरे बॉडी पार्ट्स को जोड़ने का एक मकसद था और सब चीज़ों का बताया गया, इसके बारे में कोई नरेशन क्यों नहीं दी गई? नाउ सेकंड बैड थिंग वाज़ दैट नो कैरेक्टर वाज़ फुली डेवलप्ड। किसी भी कैरेक्टर को आपने चांस ही नहीं दिया, टाइम ही नहीं दिया कि हम उससे इमोशनली कनेक्ट हो सकें। हम रिया के ट्रॉमा को भी जो है वो जब वो बार-बार उसका ज़िक्र आ रहा था कि उसे कोई बच्ची नज़र आती है, फिर बार-बार वो मतलब उसका इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट है उसके ऊपर कि वो अपने काम से जो है वो हो जाती है अक्सर डिस्ट्रैक्ट। लेकिन इतना ज़्यादा बड़ा मुझे ट्रॉमा लगा नहीं। अच्छा, ट्रॉमा बड़ा था, ये नहीं कह सकते कि उसकी जो एनकाउंटर हो रहा था फार्म हाउस पे और उसमें जो बच्ची बीच में जिसकी डेथ हो गई, शी डिड ट्राई टू सेव दैट गर्ल, पहली बात तो ये। लेकिन वो उसको बचा नहीं सकी, उसका फ़ोकस जो है वो उस एनकाउंटर पे था, बच्ची निकल गई आगे। तो ये सिर्फ़ उसकी ज़िम्मेदारी तो नहीं थी, पहली बात, लेकिन चलो मे बी इट वाज़ अंडर हर लीडरशिप, सो इसलिए जो है वो उसकी ज़िम्मेदारी थी। लेकिन क्या है कि इतना ज़्यादा रश कर दिया उस सीन को, मतलब आपको टाइम देना चाहिए था ताकि थोड़ा-सा हमें लगे कि हाँ यार, ये तो दिस इवेंट विल ट्रॉमाटाइज़ हर फॉर लाइफ। लेकिन इतनी जल्दी में मतलब बच्ची को गोली भी लग गई और फिर वो चीख रही है और मुझे नहीं समझ में आया इतना ज़्यादा चीखना, बिकॉज़ दैट किड वाज़ नॉट रिलेटेड टू हर। लेकिन एक एम्पैथी नाम की भी चीज़ होती है कि एक एनकाउंटर में एक मासूम इंसान का मारा जाना ही बहुत बड़ी बात होती है, लेट अलोन अ किड। तो ये इम्पैक्टफुल तो है, लेकिन इतना ज़्यादा रश उसको कर दिया कि इतना टाइम ही नहीं दिया गया कि वो ट्रॉमा कोई बड़ी चीज़ लगे। देन विक्रम की मदर का बहुत बड़ा सीन था, यहीं से स्टोरी स्टार्ट होती है, विक्रम की इन्वॉल्वमेंट भी यहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि वो अपनी माँ को ढूँढना चाहता है, लेकिन उसकी माँ का जो सीक्रेट दैट टर्न्ड आउट टू बी रिडिकुलस इन माय ओपिनियन। मैंने कोई बहुत बड़ी चीज़ समझी थी कि वो भी कोई बहुत बड़ी विच बन चुकी होगी, वो कोई इविल दुनिया में निकल चुकी होगी। लेकिन जिसको आप सेकंड सीज़न तक ले जा सकते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे माइनर चीज़ लगी, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ़ एक ही सेंटेंस कि मेरे बच्चे को बचा लो और मेरा मेरे बच्चे, इस तरह का सेंटेंस वो बोलती रही। मतलब वो इतने सालों से बस यही बोले जा रही है और उसकी बस यही हकीकत थी। उसको इन्होंने जो है वो सिर्फ़ इस मकसद के लिए अपने पास रखा हुआ था। वो तो किसी काम की भी काबिल नहीं थी। मतलब मेरी नहीं समझ में आया कि कोई भी कनेक्शन, कोई डीप कनेक्शन फ़ील नहीं हुआ। ऑल्दो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लास्ट एपिसोड ने मुझे बड़ा डिसअपॉइंट किया। लास्ट एपिसोड में जो भी चीज़ें अनरेवल हुई, दैट डिडन्ट इम्प्रेस मी एट ऑल। उसके बाद नंदिनी, जो कि दिखाया कि एंसेस्टर है, ग्रैंड मदर है रिया थॉमस की, तो उसको दिखा रहे हैं कि इतनी इंटेलिजेंट मॉडर्न है उस एरा में, लेकिन वो एक अपने हस्बैंड की डेथ के बाद वो ऐसी हो गई कि उन डेविल पीपल के लिए वो ऐसी डिवाइस बनाने पे आमादा हो गई, जो कि डेविलिश काम कर रहे हैं। यानी उस डिवाइस में बाकायदा जो बात हो रही है, वरदान दिया जाता है, ये बोन दिया जाता है उनको, कोई ना कोई चीज़ ग्रैंड की कोई ब्लेसिंग दी जाती है जो वो मांग रहे होते हैं, और उसके बदले उनका अंगूठा काट लेते हैं। अब इसकी क्या लॉजिक है? क्या इसका ताल्लुक साइंस से किस तरीके से है? मतलब नंदिनी वाज़ अ पार्टिकल फिजिसिस्ट। हाउ कुड शी सपोर्ट सच अ रिडिकुलस एंड सच अ डेविलिश थिंग टू हैपन? और इन द एंड वो कहती है कि मैंने ये सब करने के लिए तो नहीं कहा था। तो मतलब आपके सामने ही तो हो रहा है ये वरदान देना। इस डिवाइस से वो यही तो काम ले रहे हैं, तो नंदिनी को कैसे पता नहीं चला जब वो उनके साथ ही रहती थी तो? नंदिनी को दिखाया है बाकायदा, शी वाज़ स्टैब्ड इन हर नेक, तो वो तो मर गई थी, वो नीचे गिर गई थी, फिर वो कैसे उठ के उसने यस्ट को जला दिया। मतलब कितना ज़्यादा नेचुरल हो गया है। आप हाउ गाइज़ यू इवन एक्सपेक्ट अस टू बिलीव दैट कि वो गर्दन में उसके जब वो स्टैब हुई हुई है, वो उठ भी गई, उसने जला भी दिया अपने होश-हवास में, फिर वो दोबारा गिर गई। बहुत ही ज़्यादा जो वो रिडिकुलस और लेम सीन था जिसने शो के सीरियसनेस को बहुत डिस्ट्रॉय किया है। इसके अलावा मैंने ट्विस्ट को जो है वो बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा एक्सपेक्ट किया था, कुछ डिफरेंट एक्सपेक्ट किया था कि मैंने अपनी इतनी एनर्जी लगाई है, इतने सारे कैरेक्टर्स को याद रखने में, उनको उनकी हकीकत को इन्वेस्ट करने में, कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें थी बीच में कि ये जो है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो है वो उससे लिंक है। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी लगा के आई वाज़ एक्सपेक्टिंग समथिंग डिफरेंट एंड बिग प्लॉट में, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा यूजुअल निकला। बहुत ज़्यादा जब मतलब कोई भी उसमें ख़ास बात नहीं थी। मैं शुरू से अनन्या के कैरेक्टर को जो है वो मिस्टीरियस ही एक्सपेक्ट कर रही थी कि इसका ताल्लुक मर्डर से है। तो वो कोई ऐसा स्ट्रेट कैरेक्टर नहीं थी कि शुरू से ही कि जिसके बारे में आप हैरान हो जाओ। गुड ट्विस्ट ये हो सकता था कि डेविलिश थिंग जो है वो रिया से रिलेटेड हो सकती थी या उसके एंसेस्टर से रिलेटेड, तो कुछ एक थ्रिल होता कि रिया के जो कैरेक्टर है उसमें एक ग्रे, एक शेडीनेस आ जाती है, लेकिन इस तरह मतलब बहुत ही यूजुअल कर दिया उसको। कविता का कैरेक्टर बिल्कुल एब्रप्टली एंड हुआ। आपने उसको इतनी इंपॉर्टेंस के साथ दिखाया कि वो विक्रम से कितना क्लोज है, शादी होने वाली है। इतना एब्रप्टली आपने बस उसको जो है वो चोट लगी, कोमा में चली गई, फिर उसके बाद उसकी सैक्रिफाइस हो गई। अच्छा, जिमीज़ कैरेक्टर जो कि उन सारे जो डिकोड करता था, वो जो मंडल के ऊपर जितने भी सिंबल्स थे उनको,
उसकी ग्रैंड डॉटर से उसका रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग किया ही नहीं। जिस बच्ची का नाम था नूर, जिसका हार्ट जो है आ, वो चाहिए था यश को बनाने के लिए, एक बच्चे का दिल। लेकिन उसका अपनी ग्रैंड डॉटर से वो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश ही नहीं किया, इतना टाइम ही नहीं दिया, क्योंकि इतना टाइम था ही नहीं। वाई गाइज यू रिस्ट्रिक्टेड द एपिसोड्स टू 8 नंबर? आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते थे थोड़ा, स्टोरी अच्छी स्टोरी के साथ। स्टोरी ने तो इन्वॉल्व रखा, लेकिन आपने कैरेक्टर बिल्डिंग ही नहीं की कि उनके लिए हमें कुछ इमोशनल फील हो जब उसको रियलाइज हुआ कि उसकी ग्रैंड डॉटर की बात हो रही है सेक्रीफाइस की। शास्त्री जी, जो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इस हकीकत को आश्कार करने में, जब वो रिया के सामने आते हैं, वो भी बहुत जल्दी मर गए। ये भी नहीं बताया कि वो किस तरह दूसरी सोल्स, डैड सोल्स को अपने बेटे को देखा करते थे। और उनकी वाइफ जो कि एक आम सी औरत थी, कलिंदी, वो क्या इतनी बड़ी चीज निकली जिनका ताल्लुक अयस्तियों से था। और वो मतलब उनका ताल्लुक इस कल्ट से था, स्टिल शी गॉट मर्डर्ड। अगर वो इतना बड़ा पॉइंट थी इस चीज में, उनकी मतलब एक शौनक का सर चाहिए था, जो कि एक रिक्वायरमेंट थी अकॉर्डिंग टू द मंडल। तो मतलब उनका सर चाहिए था, ये पता चला। और शास्त्री जी डाइड एनीवे अलॉन्ग विद द सेम डे। मतलब उनका ताल्लुक तो कर्ल से था, यस्तियों में से थी वो, तो फिर उनको कैसे मार दिया? वैनकट की स्टोरी, जो कि पीए था अनन्या भारद्वाज का, उसकी स्टोरी बहुत एक्स्ट्रा अननेसेसरी थी। आप उसकी स्टोरी को खत्म करके बाकी लोगों के पे भी फोकस कर सकते थे, लेकिन आप ज्यादा इन्वेस्टेड थे कैरेक्टर्स को डालने में, उनकी स्टोरी बनाने में, कि आपने उनके रिलेशनशिप को डीपली बिल्ड ही नहीं किया। वो जस्ट एक स्लेव था, उसको कोई जरूरत नहीं थी एक्स्ट्रा उसके कैरेक्टर में से चीजें निकालने की। और किस तरह उसने, जब किलर उसके पास आया, उसने कैसे उसे कन्विंस किया कि भाई, जब वो कहते हैं कि स्लेव सन का जो है वो लेग्स चाहिए, तो उसने वो जो बंदा था जिसने यादव ब्रदर्स का मर्डर होते हुए देखा था और सेक्रीफाइस में जो है वो अपना बेटा मांग लिया था बदले में, वो बंदे का बेटा वहां पे मौजूद था कि भाई ये भी स्लेव सन है, इसको मार दो। अब उसने कैसे कन्विंस कर लिया? कालिंदी जो कि अयस्तियों के लिए काम करती थी, उनकी गर्दन तो उड़ा दी उन्होंने, लेकिन उसको कैसे माफ कर दिया? क्योंकि उसकी माँ जो है मैथिली, वो काम करती थी, तो वो भी सर्वेंट सन था, तो इस वजह से उसका मर्डर होना बनता था। लेकिन क्या है कि उसने कन्विंस कर लिया। तो मतलब किस तरह बार्गेन कर लिया उसने। और उस बच्चे का बाप, जो कि यादव ब्रदर्स का जो सर्वेंट था, उसका बेटा जब मर्डर हुआ, उसका बाप कहाँ चला गया? ही वॉज सो सेंसिटिव फॉर हिज सन। तो बच्चा जब मरा वैनकट की जगह, तो वो क्यों नहीं बताया गया उसको उसके बेटे के बारे में? आपने ये सीन हमें दिखाया ही नहीं, उसके कोई इमोशंस नहीं दिखाए। जितना आपने दिखाया कि उसने अपने बेटे के लिए बकायदा जो है वो वरदान मांगा, फिर उसने अपना अंगूठा कटवाया उसके लिए, उसने यादव ब्रदर्स को डिच किया, फिर उसका बेटा वापस आया, तो इतनी बड़ी बड़ी हकीकतें निकल रही हैं, और फिर वो मर गया इतनी इजीली। आपने कुछ भी नहीं किया, वन नोटिस चला गया। रिया ने जो है वो कितना बड़ा सच उगलवाया उस बंदे से, और फिर उसको बदले में सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं करी। नाउ मुझे एक बात और समझ नहीं है कि अनन्या का सन जो है, जो बेटा ऋत्विक, उसको अगवा क्यों किया गया? जब ये सिंबल रिवील हुआ कि किसी मासूम बच्चे का जो है वो हार्ट चाहिए, तो ये भी हमें पता है कि जिन लोगों को वरदान दिया गया है, उन्हीं की सेक्रीफाइस से यश बनेगा। तो ऋत्विक का तो वरदान से कोई ताल्लुक ही नहीं था, तो उसको क्यों? और देखा भी ये गया कि ऋत्विक को अगवा करने वाली भी वही लड़की थी जो सबका मर्डर कर रही है। तो उसको अगवा किया ही क्यों गया जब उसका कोई काम नहीं था, और वो अकेला मिला उस एम्बुलेंस में से? और फिर उसके बाद नूर का मर्डर हो गया, बच्ची का। तो मेरा ख्याल से या तो वो शायद अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए हो सकता है, ताकि लोगों की अटेंशन दूसरे बच्चे की तरफ चली जाए, इतनी देर में वो वहां मर्डर कर ले, ये भी हो सकता है। नाउ फोटोग्राफर अभिषेक, जिसका सबसे पहले मर्डर हुआ था, जहां से ये सब स्टोरी स्टार्ट हुई थी, आई मस्ट प्रेज द सीन कि जब विक्रम का बाप जो है वो पानी में जाता है नहाने के लिए, और वो डेड बॉडी तैरती हुई आती है स्टिच्ड फॉर्म में, तो वो बड़ा ही कोई हॉरिबल सीन था एंड ट्रॉमेटाइजिंग था। उसका जो है वो क्या चाहिए था? धड़ चाहिए था उस बंदे का, उसको वॉयर बोला, यानी मेरा ख्याल से जो सफर करने वाला होता है, तो उसका धड़ चाहिए था। अच्छा, उसका भी जो है वो आप बहुत ही लेस स्क्रीन टाइम मिला है, क्योंकि उसको दिखाया कि वो चीट भी करता है, उसकी बीवी भी उससे नाराज रहती है। तो थोड़ा सा अगर आ, इस सीरीज को इस तरह बनाते कि कैरेक्टर्स को टाइम देते, तो हम जो है वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं उनके लिए, जब उनकी ये होती मर्डर होता। तो आप कैसे जो है एक ग्रूसम मर्डर के लिए मॉर्निंग को जस्टिफाई कर सकते हो, अगर हमारा उनसे कोई इमोशनल कनेक्शन ही बिल्डअप नहीं हो रहा? अच्छा, प्रमोद जो है वो कैसे किल हुआ, जो विक्रम का दोस्त था? मतलब उसका मर्डर जो बहुत ज्यादा अननेसेसरी था, कोई जरूरत नहीं थी। एक लाइट कॉमेडी कैरेक्टर था, बच भी सकता था, लेकिन उसकी ना सेक्रीफाइस चाहिए थी, उसको भी मार दिया गया। रिया का बैकग्राउंड भी मुझे बिल्कुल इम्प्रेसिव नहीं लगा, जिस तरह वो बता रहे थे जिमी,
कि तुम्हारा भी जिक्र है, तुम्हारा भी इन चीज़ों से लिंक है। तो मतलब मुझे तो कोई इम्प्रेसिव नहीं लगा, कोई ज़रूरत नहीं थी। और रिया के स्पेशली जो कांस्टेबल था वो मुझे बड़ा शेडी इंसान लगा कि उसने क्या किया। जब रिया जो है वो उस बंकर था उसके अंदर चली गई थी तो उसने ऊपर से उसको बंद कर दिया और फिर वो कहता है काम हो गया। और आपने ये तक नहीं दिखाया कि वो किससे कह रहा था, वो कैसे मिला इन लोगों के साथ। वो तो उसका राइट हैंड था, वो उसके साथ साथ रहता था। एंडिंग भी इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थी, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था एंडिंग में। उस लड़की को स्पेशल हीरो बना रहे हैं जो मर्डर करती फिर रही है, यानी आप सीजन 2 में उसके कैरेक्टर को एक्सप्लोर करोगे जिससे हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। और रिया जो है वो करंट लगने से बेहोश हो गई थी। फिर जब उसको ख्वाब में फिर नंदिनी दिखाई देती है, यस बोल रही है वो, तो वो कैसे उस जगह पहुंची है जहाँ यस को जो है वो रिवाइव किया जा रहा था। भाई वहां तो शटर गिरा हुआ था, उसको तो करंट लगा था, वो तो जा ही नहीं सकती थी। इतना अचानक से वो कैसे उस जगह जाके खड़ी हो गई जहाँ पे वो कहती है कि मैं ये होने नहीं दूंगी। और डायरेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक अच्छा सीन था जब रिया को दिखाते हैं कि वो अपने टाइम में अनन्या को स्टैप कर रही है द सेम वे रुक्मणी ने 1952 में उसकी ग्रैंड मदर नंदिनी को स्टैप किया था। द सेम थिंग हैपेंड एंड दे बोथ वर शोन पैरेलल टू ईच अदर। सो वो सीन मुझे जो है वो थोड़ा अच्छा इंट्रिगिंग लगा कि वो मतलब डायरेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से द स्टोरी रियली लॉस्ट द प्लॉट एंड कनेक्शन इन द लास्ट एपिसोड। ओके, नाउ गुड पॉइंट्स टू डिस्कस। फैंटेसी सीरीज होने के बावजूद इसमें कोई मैजिक ड्रिवन चीज नहीं दिखाई। हर चीज जो वो रियल और नेचुरल थी, साइंस फिक्शन के थ्रू हो रही थी। विचेस की डेथ नेचुरल हुई, डिवाइस जो है वो फिजिक्स के रूल अप्लाई करके बनी। लोगों की जो सेक्रीफाइस की जा रही थी वो एग्जिस्टिंग वेपन से की जा रही थी, यानी स्वॉर्ड से। लेकिन कोई ऐसा मैजिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिखाया। ये जो मर्डर थी वो भी कोई ऐसी मैजिकल नहीं दिखाई कि वो यहाँ से आ गई उड़ते हुए और ये वो। तो मतलब हर चीज का जो है वो पर्पस दिखाया है कि इट वाज ऑल लिंक टू द साइंस फिक्शन वर्ल्ड एंड इट वाज नॉट समथिंग फैंटेसी वर्ल्ड। रिया विक्रम और अनन्या के सीन्स हमारे पास ज्यादा मिले जो कि मेन कैरेक्टर्स थे, तो अच्छी बात थी। हर एपिसोड जो है वो आपको हुक करके रखेगी टिल द वेरी एंड। आपको एक ट्विस्ट मिलेगा हर एपिसोड में और हर एपिसोड के बाद आपको जब वो अगली एपिसोड देखने का दिल करेगा। सो इट कैन बी कॉल्ड अ बिंज वॉच सीरीज। और हर एपिसोड आपको शेक भी करेगी आहिस्ता आहिस्ता। विजुअल्स बहुत अच्छे हैं जो कि आपकी अटेंशन ग्रैब करेंगे बहुत ज़्यादा। अच्छा, फीमेल डोमिनेंस की बात की जाए तो फीमेल डोमिनेंस सबसे ज़्यादा है इसमें। वानी और सरवीन दोनों जो है वो बैडएस इसमें लग रही हैं। इसमें अगर देखा जाए तो जो किलर थी वो भी एक फीमेल एम्प्लॉय थी, ठीक है, आईएसटीओ की। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फीमेल दिखाई है। पॉलिटिशियन है तो वो फीमेल है जो कि एक फीमेल विलन भी है। सो इट वाज ऑल फीमेल डोमिनेंट सीरीज जो कि इसकी बहुत अच्छी बात थी, एज अपोज टू द ऑब्वियस एंड यूजुअल मेल फाइटिंग एक्शन सीन्स जिनसे मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ। तो मुझे वीमेन फाइटिंग सीक्वेंसेस देख के बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जो है वो अपने फाइटिंग सीन्स को बहुत ही एडिकेटली परफॉर्म किया विदाउट बीइंग इमोशनली ड्रिवन या इमोशनली वल्नरेबल। सो स्टोरी जो है वो क्या थी कि जो सबसे अच्छी बात मुझे स्टोरी की जो इंट्रिगिंग लगी, जिसकी वजह से मैं इंटरेस्ट ले रही थी, वो उस मंडल की ही लगी कि जिसके सिंबल्स को डिकोड करना था, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो शौनक का सर, राजकुमारी का चेहरा, दो भाइयों के जो है वो हाथ और स्लेव सन की जो है वो टांगे और एक वॉयर का जो है वो धड़ चाहिए था। और आखिर में एक मिरेकल सन का ब्लड चाहिए था यश को जिंदा करने के लिए। मिरेकल सन किसको बोला? विक्रम सिंह को, क्योंकि वो जो है वो डेथ को चीट कर चुका है, वो बच गया था। उसकी जगह कविता ने चोट खा ली थी और उसको गोली लगी थी, इसके बावजूद वो नहीं मरा, तो वो मिरेकल सन हो गया। दूसरी चीज जो मुझे अच्छी लगी एंडिंग से रिलेटेड वो ये थी, विक्रम की माँ थी, उसका वरदान उसको मिला नहीं था क्योंकि वरदान मिलने से पहले ही उसका जो बेटा था वो मर चुका था, तो उसका अंगूठा भी कट गया और वरदान भी नहीं मिला। तो रुक्मणी ने क्या कहा था कि जब तक इसको उसका वरदान नहीं मिल जाता तब तक जो है वो इसको मतलब पूरा नहीं हुई है, अभी ये चीज इसकी बाकी है। वरदान उसको कब मिला? जब उसी का बेटा मेरेकल सन निकला और उसकी सेक्रीफाइस हो रही थी, तो यस ने उसका ब्लड एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो जो स्विचिंग हो रही थी लाइट्स की, तो अनन्या ने अंदाजा लगा लिया कि किसी का वरदान पूरा हो रहा है। तो ये पता चलता है उसकी माँ है वसुधा, जो विक्रम की माँ है, उसका बेटा जो है वो अब बच रहा है, वो सेव किया जा रहा है जो उस वक्त सेव नहीं हो सका था। सो उसको वरदान मिली। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि डिवाइस उन्होंने अपने मकसद के लिए बनाई थी और उन्हीं के अगेंस्ट काम कर गई। बहरहाल कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि नेक्स्ट सीजन की इंडिकेशन तो दे दी गई है कि इट इज़ नॉट एंड येट। बी ऑफिसर
रिया थॉमस इज प्रमोटेड और वही हमें नेक्स्ट उसमें भी काम करती हुई नजर आएंगी। मेरा ख्याल से लव एंगल भी हो सकता है विक्रम और रिया के दरमियान क्रिएट कर दिया जाए। नाउ वी सी दैट अनन्या भारद्वाज कैरेक्टर इज ओवर। तो अब नेक्स्ट में जो स्किलर जो मर्डर है मर्डर्स करती थी उसका कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट होगा। कालिंदी का क्या हुआ, वो जो आखिर में औरत हम देखते हैं जो अनन्या के साथ है, अगर वही कालिंदी है तो वो तो मर चुकी थी, तो वो कहाँ से आई मुझे नहीं याद आ रहा इस बारे में कुछ भी। बहुत कंफ्यूजिंग हो गया था जिस तरीके से उनके मर्डर्स हो रहे थे और वो गलत गैस कर रहे थे जिमी और बाकी लोग भी, और निकल कोई और रहा था। सो वो भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि आपको भी यही लग रहा होगा कि हाँ अब तो इसका मर्डर होगा, लेकिन आप एकदम हैरान रह जाओगे। सो वो भी एक अच्छा पॉइंट था। नेक्स्ट सीजन में मैंने यही एक्सपेक्ट जो आपको बताया ये हम कर रहे हैं। किसकी स्टोरी को चांस दिया जाएगा आपके ख्याल में? कमेंट योर थॉट्स बिलो एंड स्टे ट्यून्ड विद द हॉट प्लैनेट्स।